ओके देन हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन एंड कोजेशन। अब एसोसिएशन हम की बात करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, जब उन दोनों में हमें कोई रिलेशनशिप ऑब्जर्व हो रहा हो। कॉन्करेंस ऑफ टू वेरिएबल्स मोर ऑफन देन दैट वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस, इट्स कॉल्ड एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि सिगरेट स्मोकिंग एंड लंग कैंसर आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, विच मेक सेंस राइट। अगर सिगरेट स्मोक को करेगा तो ही हैज़ द टेंडेंसी टू डेवलप लंग कैंसर। तो कॉन्करेंस मीन्स कि जब दो फैक्टर्स एट द सेम टाइम, जब दो वेरिएबल्स एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करें और वो मोर ऑफन एग्जिस्ट कर रहे हों देन दैट वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस, देन वी विल कॉल इट दैट दीज फैक्टर्स आर हैविंग एन एसोसिएशन। ठीक है, कॉन्करेंस ऑफ टू वेरिएबल्स मोर ऑफन दैट वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस इज कॉल्ड एसोसिएशन एंड इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसलिए फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं एसोसिएशन कॉन्सेप्ट को। उसमें हम लिखते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार पर डबल बार है माइनस वाई बार सिंगल बार के साथ डिवाइड बाय अंडर स्कोर अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्केयर वाई माइनस वाई बार स्केयर। तो ये फॉर्मूला से जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मतलब ना भी करें तो इट इज़ ओके, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि ये आर से डिनोट होती है एसोसिएशन, और जब दो फैक्टर्स में एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तब हम उसे कहते हैं कि ये कॉजेशन है। कॉजेशन तब कहेंगे जब बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो कि डायरेक्ट एक एसोसिएशन है कि एक फैक्टर के प्रेजेंस होने की वजह से दूसरा फैक्टर लाजमी हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट इन्फेक्ट हो गया बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इट इज़ सो ऑब्वियस कि इट विल कॉज ट्यूबरकुलोसिस बिकॉज इट्स अ डेफिनेटिव कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जस्ट एक एसोसिएशन नहीं है बिटवीन टीबी एंड दिस बैक्टीरियम, इट इज़ अ कॉजेशन। ठीक है, जबकि जो स्मोकिंग थी ये कोई डेफिनेटिव कॉज नहीं है लंग कैंसर की, वो मतलब इवन इन द एब्सेंस ऑफ स्मोकिंग भी लंग कैंसर हो सकता है। तो वो फिर कॉजेशन ना हुई, वो जस्ट एक एसोसिएशन हुई। वहाँ पे हम एसोसिएशन का वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन हम कॉजेशन का वर्ड तब यूज़ करेंगे जब एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इवन वो कॉज बन जाए उस चीज़ की, तब हम उसके लिए कॉजेशन का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे भी हम क्लासीफाई करते हैं एसोसिएशन को। इट कैन बी स्पूरियस एसोसिएशन, कैन बी इनडायरेक्ट एसोसिएशन एंड इट कैन बी डायरेक्ट एसोसिएशन। हम जो स्टडी करेंगे वो डायरेक्ट एसोसिएशन करेंगे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। उसके फर्दर दो टाइप्स होती हैं, वन टू वन एसोसिएशन जिसको हम वन टू वन कॉजल एसोसिएशन कहते हैं, मल्टी फैक्टोरियल कॉजल एसोसिएशन। ठीक है, जब एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट हो, तब हम उससे डायरेक्ट एसोसिएशन का वर्ड यूज़ करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है। जो स्पूरियस एसोसिएशन होते हैं, नेम इंडिकेट कि इसमें ऐसा कोई एसोसिएशन पाई नहीं जाएगी दो वेरिएबल्स में, बट चूंकि वो दोनों वेरिएबल्स कंकरेंटली होंगे, एग्जिस्ट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें ऐसा लगेगा कि एसोसिएशन है, लेकिन असल में एसोसिएशन होती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ऐसा लगता है कि चूँकि हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो मटर्नल मोर्टालिटी रेट था वो हॉस्पिटल्स में ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दोज मदर्स हु प्रेफर टू गिव बर्थ एट होम, तो हमें लगा जैसे होम्स आर सेफर फॉर डिलीवरी एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल्स। लेकिन इसमें जो अंडरलाइंग फैक्टर था वो ये था कि जो सीरियस केसेस थे, जो यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे प्रेगनेंसी के, वही हॉस्पिटल जाते हैं, तो देर आर मोर चांसेस कि उनमें मोर्टालिटी पाई जाए। जबकि जो घरों में डिलीवरी होती है उसमें हम मोस्टली देखते हैं कि सिंपलर केसेस होते हैं या एसवीडी होती है, तो उसमें तो वैसे ही मोर्टालिटी के चांसेस कम है। तो ऐसा कोई इस पर एसोसिएशन पाई नहीं जा रही, बट हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि शायद जो डिलीवरीज घर पे होती हैं वो ज़्यादा हमें प्रेफर करनी चाहिए क्योंकि उसमें मोर्टालिटी कम होती है। हालांकि वो तो इसलिए है कम क्योंकि वो केसेस सिंपल हैं, तो इसको हम कहते हैं स्पूरियस एसोसिएशन। देन द सेकंड कॉन्सेप्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट एसोसिएशन, कि दो वेरिएबल्स में एसोसिएशन है लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, एक थर्ड वेरिएबल है जो दो वेरिएबल्स को आपस में जोड़ रहा है, जो दो वेरिएबल्स के दरमियान में एसोसिएशन कॉज करा रहा है, और जो थर्ड वेरिएबल होगा उसे हम कहेंगे कंफाउंडिंग वेरिएबल या कंफाउंडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड पे एंडेमिक गोइटर ज़्यादा है, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो हाई ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ अ कॉज ऑफ एंडेमिक गोइटर। बट हम ये देखते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे एक्चुअली वहाँ का जो सॉइल है उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, तो एक्चुअली आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ द कॉज ऑफ एंडेमिक गोइटर या सिंपली गोइटर। हाई ऑल्टीट्यूड तो कॉज नहीं है उसका, तो जिसमें जो कंफाउंडर है दैट इज आयोडीन डेफिशिएंसी, लेकिन जो एसोसिएशन है वो बन रही है बिटवीन हाई ऑल्टीट्यूड एंड एंडेमिक गोइटर। यही कॉन्सेप्ट सुक्रोज का या शुगर का है विद कोरोनरी हार्ट डिजीज़। हमने देखा कि जो लोग ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे थे वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ उन्हें ज़्यादा डेवलप हो रही थी। हालांकि इन दोनों में कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल दैट इज स्मोकिंग। हमने ऑब्जर्व किया कि जो लोग ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग कर रहे थे वो फिर बाद में ज़्यादा हैवी ड्रिंक्स भी कंज्यूम कर रहे थे, ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स भी कंज्यूम कर रहे थे आफ्टर स्मोकिंग, लाइक चाय ज़्यादा पी रहे थे। ठीक है,
तो इस तरह से स्मोकिंग की प्रेजेंस की वजह से उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो रही है, लेकिन चूंकि वो स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा शुगर कंटेंट भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक उसका जो स्मोकिंग है वो कंफाउंडिंग वेरिएबल है, और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे एक एसोसिएशन है बिटवीन कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एंड शुगर कंजम्पशन, लेकिन इनकी बहुत ही इनडायरेक्ट एसोसिएशन, डायरेक्ट नहीं है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ अ डायरेक्ट एसोसिएशन, जिसको हम कॉजल एसोसिएशन भी कहते हैं। इसमें दो टाइप्स हैं, एक 1-to-1 कॉजल रिलेशनशिप और एक मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन रिलेशनशिप। 1-to-1 में ये है कि एक कॉज है जो कि रिजल्ट कर रहा है इन एन इफेक्ट, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी हो गया, कॉज एंड इफेक्ट, एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था, एक डिजीज़ होगी, या एक पॉजिटिव फैक्टर था और एक उसका रिजल्ट आ गया, तो ये एक डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप है। एक तो ये कॉन्सेप्ट। देन हम कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन, कि मल्टीपल फैक्टर्स थे, उन दोनों ने उन सब ने मिलकर एक डिजीज़ कॉज करा दी। अब उनमें भी रिलेशनशिप डायरेक्ट ही है, लेकिन किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं कि लंग कैंसर जस्ट स्मोकिंग की वजह से नहीं हो रहा, वो एयर पोल्यूशन की वजह से भी हो रहा है, वो एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस की वजह से भी हो रहा है। तो इन सब की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होगा, एयर पोल्यूशन की वजह से भी होता है, ये एस्टैब्लिश्ड है, एस्बेस्टोस की वजह से भी होता है, लेकिन ये सब इकट्ठे प्रेजेंस हैं इन कॉजिंग द डिजीज़। तो ये हमने बात कर ली है 3 टाइप्स ऑफ एसोसिएशन की, स्पूरियस, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ठीक है। देन हम कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी डिफाइन करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएशन और कॉजेशन बिटवीन 2 फैक्टर्स। उसमें होती है टेम्पोरल एसोसिएशन। टेम्पोरल एसोसिएशन में दरअसल हम ये बात कहते हैं कि द एक्सपोजर टू एनी रिस्क फैक्टर या द एक्सपोजर टू एनी पॉजिटिव एजेंट मस्ट प्रीसीड द डिजीज़। डेफिनेटली अगर हम किसी भी फैक्टर को कॉज कह रहे हैं, कॉज कोई फैक्टर कहलवा रहा है किसी भी डिजीज़ की, तो डेफिनेटली उसका एक्सपोजर पहले होगा, देन वो डिजीज़ डेवलप होगी ना। तो टेम्पोरल एसोसिएशन में यही बात है कि अ कॉजल एसोसिएशन रिक्वायर्स दैट एक्सपोजर टू अ कॉज मस्ट प्रीसीड टेम्परेरली द ऑनसेट ऑफ द डिजीज़, ठीक है। लाइक सिगरेट स्मोकिंग होगी तो ही कैंसर होगा, ऐसा नहीं कि कैंसर डेवलप हो जो बाद में हम देखेंगे उसने बाद में सिगरेट स्मोकिंग शुरू की, तो दैट वॉन्ट मेक एनी सेंस, राइट। देन सेकंड हम एक बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन की, कि जो हमारे पॉजिटिव एजेंट और इफेक्ट के दरमियान में जो स्ट्रेंथ है, जो एसोसिएशन है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो स्ट्रेंथ हाई, उसका जो रिलेटिव रिस्क है वो हाई है, क्या उसमें डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, कि जितनी ज़्यादा वो डोज में ले रहा है पॉजिटिव इफेक्ट उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है, उतना ज़्यादा डिजीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, या ड्यूरेशन और रिस्पॉन्स का कोई रिलेशनशिप है, कि जितने टाइम के लिए वो एक्सपोज हो रहा है टू द रिस्क उतना ज़्यादा चांसेस है कि उसमें वो डिजीज़ कॉज होगी। लाइक अगर स्मोकिंग की एग्जांपल ली जाए तो जितने वो पैक सिगरेट की कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा उसमें चांसेस लंग कैंसर होने का, राइट। इसके अलावा जितने ड्यूरेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल वो 30 साल तक स्मोकिंग करता है तो उतना ज़्यादा चांस है कि उसमें डेवलप होगा लंग कैंसर, राइट। तो ये बात होगी। देन स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन के जो हमारा रिस्क फैक्टर है या जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है, इज़ दैट स्पेसिफिक फॉर दैट डिजीज़। और यह ना डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक फैक्टर ना मल्टीपल डिजीज़ कॉज कर सकता है। लाइक सिगरेट स्मोकिंग जस्ट लंग कैंसर कॉज नहीं कर सकती, वो लेरेंजियल कार्सिनोमा भी कॉज कर सकती हैं, वो टंग कार्सिनोमा भी कॉज कर सकती हैं, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन डिजीज़। इसके अलावा एक डिजीज़ कॉज होते हैं बाय मल्टीपल फैक्टर्स। हमने पीछे बात की है कि मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन होती है, कि जस्ट स्मोकिंग से नहीं होता लंग कैंसर, एयर पोल्यूशन भी एक कॉज है, एस्बेस्टोस एक्सपोजर भी एक कॉज है। तो स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कंसिस्टेंसी ऑफ एसोसिएशन, कंसिस्टेंसी हम ये बात करते हैं जो हमारी एसोसिएशन है वो कंसिस्टेंट हो। मतलब कि अगर हम उसको रिवाइज भी करते हैं, हम इसे उसको किसी स्टडी ग्रुप पर भी जैसे कंट्रोल ट्रायल भी हम उस एजेंट का करते हैं, तो हमें सेम रिजल्ट्स हैं जो हम बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी अगर सब्जेक्ट्स को स्मोकिंग कराएं, या हम एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहे हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सिगरेट स्मोकर्स को, तो हम देखें कि उनमें लंग कैंसर डेवलप हो, मतलब कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स में। ऐसा नहीं कि एक बार हमें उसकी एसोसिएशन मिल गई फिर नेक्स्ट केस ऑफ स्टडी में हमें मिलेगा एसोसिएशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन उसकी कोई बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी भी हो, कि हम जो बात कर रहे हैं उसके कोई बायोलॉजिकल बेसिस भी हों। लाइक सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई पेशेंट कर रहा है तो हैवी स्मोक इनहेल कर रहा है, उसके लंग्स में कार्सिनोजेंस डेवलप हो रहे हैं, इसका बड़ा एक फिर उसके लंग के सेल्स में डिस्प्लेजिया हो रहा है, मेटाप्लेजिया हो रहा है, देन रिजल्टेंट न्यूप्लेजिया हो रहा है, तो उसका एक बायोलॉजिकल बेसिस है। ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली कोई बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल बेसिस का होना ज़रूरी है। कोहेरेंस भी होना चाहिए एसोसिएशन। कोहेरेंस मीन्स कि जब एक फैक्टर एग्जिस्ट करे दूसरा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। लाइक हमने अब एग्जांपल दिया है कि अगर हम देखें कि सिगरेट स्मोकिंग के ट्रेंड्स में इजाफा हो रहा है, तो उसी के साथ साथ कंसिस्टेंटली या कोहेरेंटली लंग कैंसर केसेस में भी इजाफा होना चाहिए, क्योंकि एक की अगर रेशो इंक्रीज हो तो दूसरे की भी रेशो इंक्रीज हो, लेकिन उनमें कोहेरेंस हो, तो ये भी आपको बात बताना चाहिए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स से हमने जो एसोसिएशन से रिलेटेड बात की, टेम्पोरल एसोसिएशन, स्ट्रेंथ, स्पेसिफिसिटी, कंसिस्टेंसी, बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी एंड कोहेरेंस। फिर हम बात करते हैं वेब ऑफ कॉजेशन की। वेब ऑफ कॉजेशन ये कहता है कि इफेक्ट्स नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल कॉज बट रादर डिवेलप एज अ रिजल्ट ऑफ चेन ऑफ कॉजेशन। मतलब एक चेन ऑफ कॉजेशन होती है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल कॉजेज होती हैं जो रिजल्ट को कॉज करवाती हैं। रिस्क फैक्टर्स आर ऑल्सो सजेस्टिव
बट एन एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन अ रिस्क फैक्टर एंड डिजीज इज यूजली लैकिंग। कई बार ऐसा होता है कि कॉज हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक तो कॉज है, एक कॉज होती है, होते हैं रिस्क फैक्टर्स। अब रिस्क फैक्टर्स में हमें कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिलता कि इनकी वजह से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, लेकिन अब प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, हमें यही बात करें कि प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर डज नॉट इम्प्लाई कि डिजीज़ होगी, और अगर रिस्क फैक्टर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि डिजीज़ नहीं हो। फॉर एग्जांपल अगर तो हम बात करें ना स्मोकिंग की, तो वो तो एक एब्सोल्यूट कॉज है ना। अगर स्मोकिंग होगी तो या स्मोकिंग के बजाय हम ये देखें कि हाँ, जैसे हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात की, अगर वो ऑर्गेनिज्म होगा तो टीबी होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ही ना हो साथ और टीबी भी होता रहे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लाइक स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग इज़ नॉट द कॉज ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। लाइक जो ट्रूली पॉजिटिव है, लाइक स्मोकिंग फॉर लंग कैंसर, ये एक ट्रूली पॉजिटिव रिस्क फैक्टर है। अब रिस्क फैक्टर की भी टाइप्स होती हैं ना, वेब कॉजेशन में हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। अब स्मोकिंग इज़ नॉट अ कॉज, लेकिन इट्स अ ट्रूली पॉजिटिव रिस्क फैक्टर, ठीक है। इस अलावा कुछ होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, कॉन्ट्रीब्यूटरी रिस्क फैक्टर, लाइक लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज़। मतलब कि ये इटसेल्फ, इसका ना होना एक कॉज नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टू द डेवलपमेंट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़। फिर होता है कुछ प्रिडिक्टिव फैक्टर, जो कि इट्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो कॉज नहीं कर रहे, लेकिन वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये फैक्टर प्रेजेंट होगा तो ये मसला आ सकता है। लाइक कोई पेरेंट्स इलिटरेट हैं, इट इज़ पॉसिबल कि उनके केस में, उनकी फैमिली में इन्फेंट और मैटरनल मोर्टालिटी ज़्यादा हो कोई, तो ये प्रिडिक्टिव फैक्टर है। सो प्रिडिक्टिव रिस्क फैक्टर्स, कॉन्ट्रीब्यूटरी रिस्क फैक्टर और ट्रूली पॉजिटिव रिस्क फैक्टर, ये आपको बताना चाहिए। तो वेब ऑफ कॉजेशन का ये कॉन्सेप्ट था, हमने एसोसिएशन की बात की, वेब ऑफ कॉजेशन की बात की, और हमने इनकी एसोसिएशन देखी। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट इट।